आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। नमस्कार, मैं हूं रूपक शर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल समाचार। हमीरपुर से भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने महंगाई के मसले पर पूर्व की यूपीए सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई है। संसद में अपने संबोधन के दौरान अनुराग ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी लपेटे में लिया। हमीरपुर से बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। लोकसभा में महंगाई पर चर्चा के दौरान अनुराग ने कहा कि 10 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही, लेकिन उसे महंगाई पर जरा भी दर्द नहीं हुआ। अब जब वो सत्ता से बाहर है तो उसे महंगाई की याद आ रही है। आज जब महंगाई की बात आती है, सच्चाई कड़वी है मैडम, महंगाई की बात कांग्रेस के लोग करें, यूपीए के गठबंधन दल के लोग महंगाई की बात करें तो सचमुच बड़ा दर्द होता है। और पब्लिक को दर्द पता नहीं कितना हो रहा है, कांग्रेस को दर्द ज्यादा हो रहा है। लेकिन अगर सच्चाई देश के लोगों के सामने तो रखनी पड़ेगी, आखिर सदन में नहीं रखेंगे तो कहां रखेंगे। इस मौके पर अनुराग पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को भी लपेटे में लेने से नहीं चूके। हम तो 10 वर्षों में महंगाई पर चर्चा ही करते रहे और प्रधानमंत्री जी कहते रहे 100 दिनों में महंगाई कम कर देंगे। अब देश के लोगों के सामने अच्छे दिन आए हैं, इस अच्छे दिन के समय को चलने दीजिए मैडम, रोकिए मत। महंगाई के मसले पर कांग्रेस ने संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मचाया हुआ है, लेकिन वो ये भूल रही है कि वो मौजूदा सरकार को सिर्फ उसके 1.5 महीने के शासन के लिए घेर रही है, लेकिन अपने 10 साल का हिसाब देने से कतरा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डे एंड नाइट न्यूज। केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए रेल बजट को लेकर हिमाचल में दोनों राजनीतिक दलों बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग छिड़ गई है। भाजपा जहां इस बजट को विपरीत परिस्थितियों में पेश किया गया एक संतुलित बजट करार दे रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने इस बजट को प्रदेश के साथ की गई अनदेखी करार दिया है। हमीरपुर जिला को रेल बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें थी और रेल मंत्री ने देश में रेल विस्तार के लिए 18 सर्वेक्षणों में 2 हमीरपुर संसदीय क्षेत्रों में होने का लाभ जनता को मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि रेल मंत्री ने रेल की सेवा, सुविधाओं, सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के रेल बजट पर दिए गए बयान पर धूमल ने पलटवार करते हुए कहा कि हर किसी का बजट को देखने का अपना अपना नजरिया है। उन्होंने कहा कि ये बजट हिमाचल प्रदेश के लिए भी हितकारी है। जिस तरह की आर्थिक स्थिति में रेलवे आज फंसी हुई है, उन हालात में बहुत बढ़िया रेल बजट दिया गया है और हिमाचल प्रदेश के लिए जो रेलवे के सर्वे होंगे नई रेलवे लाइनों के, उनमें से 18 कुल सारे देश के लिए हो रहे हैं, जिनमें से 2 हिमाचल प्रदेश के लिए हो रहे हैं, जो बहुत खुशी की बात है। हर किसी का इस मुद्दे को अपनी नज़रों से देखने का अधिकार है। मुख्यमंत्री को कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन हमें 2 सर्वे 18 में से 2 सर्वे हिमाचल में होने लगे हैं, तो हमें तो खुशी हो रही है कि अच्छा काम हो रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने इस बजट को हिमाचल की अनदेखी करार दिया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता दीपक शर्मा ने कहा कि प्रदेश की जनता को रेल विस्तार के झूठे सपने दिखाकर भाजपा ने जीत हासिल की थी और इस बजट में उन सब को पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि रेल बजट से हिमाचल को केवल निराशा ही हाथ लगी है। हिमाचल प्रदेश को बहुत आशाएं थी। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पूरे देश में ये चुनाव जब लड़ा, बड़ी बड़ी बातें करके, हिमाचल प्रदेश में भी रेल के बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा बड़े बड़े सपने जो है वो प्रदेश को दिखाए गए। हमें भी पूरी उम्मीद थी कि कुछ जैसा ये कहा, इन्होंने कहा था कुछ अद्भुत होगा, वो तो कुछ नहीं हुआ। हमें बड़ी निराशा हुई है इस चीज़ से। हिमाचल प्रदेश को रेल की नितांत ज़रूरत है, जो पॉलिसीज़ हैं वो आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन जो बड़े सपने इन्होंने दिखाए थे वो इसमें नहीं है। ये रेल बजट जिसमें 94 रुपये पैसा जो है वो खर्च हो जाता है और 6 पैसे सिर्फ बचते हैं, तो 6% से इतना बड़े विकास की योजनाएं जो जिस विकास की इन्होंने रखी हैं उससे असंभव हैं।
सदानंद गौड़ा के रेल बजट से हिमाचल वासियों को काफी उम्मीदें थी, लेकिन इस बार के रेल बजट में भी लोगों के हाथ खाली ही रहे। हमीरपुर से अरविंदर सिंह के साथ गौरव चक्रवर्ती, डे एंड नाइट न्यूज। उधर संसद में मोदी सरकार का बजट गुरुवार को पेश होने वाला है। बजट से पहले लोगों को उम्मीद है कि उनके लिए अच्छे दिन आ जाएंगे। बहरहाल वित्त मंत्री अरुण जेटली अपने बजट में देश को क्या देने जा रहे हैं, उस पर शिमला की जनता उनसे क्या उम्मीद लगाई है, आइए सुनिए। इस मुद्दे को लेके भारत में वो सरकार जमी है, सत्ता में आई है, वो है महंगाई का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा और काले धन का मुद्दा। सबसे पहले तो वो काम इसको करना चाहिए। तो महंगाई इस टाइम देश में चरम सीमा तक पहुंच चुकी है और मैं ये चाहूँगा कि महंगाई को कम किया जाए और ऐसा बजट पेश किया जाए जिसमें लोगों के ऊपर टैक्स ना लगे। तो जनता के फेवर में बजट होना चाहिए। जनता को जो उम्मीदें थी नरेंद्र मोदी सरकार से वो फुलफिल होनी चाहिए और एक विद इन ए मंथ क्या कर सकती है। अभी ये तो न्यू गवर्नमेंट है ना, अब कुछ थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना। इस बार तो जनता को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, जैसे कि अभी इलेक्शन हुए हैं तुरंत ही केंद्र के, और केंद्र सरकार ने या ये जो मोदी सरकार रही है इन्होंने बहुत वादे किए हैं जनता से कि महंगाई बहुत ज़्यादा महंगाई कम होगी। जैसे गैस के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, दूसरे डीजल पेट्रोल के रेट हैं और दूसरी चीज़ें हैं। तो लोगों को बहुत उम्मीदें हैं और मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इस बारे में ज़रूर करेंगे। हम वही चाहते हैं कि बीजेपी आई, महंगाई इस बजट में जानी चाहिए, पर जो इस समय हालात चल रहे हैं उम्मीद कम है। पर फिर भी हम चाहते हैं कि जैसे कि इनके पास पूरी मेजॉरिटी है, एक यही गवर्नमेंट है 30 साल बाद आई कि जिनको अपने पास पूरी मेजॉरिटी है, इनके पास हिम्मत है, ये कुछ कर सकते हैं। मंडी के थलावट में ब्यास नदी में हुए हादसे में हिमाचल हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस दौरान हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हैदराबाद की वीएनआर इंजीनियरिंग कॉलेज को मृतक छात्रों की फीस और उनके बीमा राशि अदा करने के आदेश दिए। इससे पहले कोर्ट हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड और हैदराबाद की वीएनआर इंजीनियरिंग कॉलेज को 2.5 लाख रुपए बतौर मुआवजा देने का भी आदेश दे चुका है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। गौरतलब है कि मंडी के थलौट में लारजी डैम से पानी छोड़े जाने के बाद 8 जून को वीएनआर इंजीनियरिंग कॉलेज के 24 छात्र और एक टूर ऑपरेटर ब्यास नदी की तेज लहरों में बह गए थे, जिसमें से अभी 21 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 3 छात्रों के और एक टूर ऑपरेटर का शव बरामद नहीं हुआ है, जिसके लिए सर्च अभियान चला हुआ है। मैं जो पिछली डेट के बाद की जो डिटेल कोर्ट को चाहिए थी वो एक स्टेटस रिपोर्ट के ज़रिए कोर्ट में दायर हो गई है। वर्चुअली जो उस पिछली रिपोर्ट की डेट के बाद जो कोई नई डेवलपमेंट अगर कोई केस में हुई है वो स्टेटस रिपोर्ट में इंक्लूड करनी थी। प्लस जो फ़ीस उन्होंने कॉलेज वालों ने उनसे ली थी रफली अराउंड 1,73,000 रुपया ईच स्टूडेंट, वो भी उनको रिफ़ंड किया जाएगा, ऐसी स्टेटमेंट कोर्ट में दी और कोर्ट ने रिकॉर्ड करी। अगली तारीख अब जो है 4 अगस्त को लगेगी। 4 अगस्त तक आगे क्या फर्दर डेवलपमेंट होती है वो बजरिया एक अलग से रिपोर्ट जो है स्टेटस रिपोर्ट उसके मुताबिक। साल 1972 में बने पौंग डैम के विस्थापितों ने राहत और पुनर्वास उपायुक्त कार्यालय राजा का तालाब में अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि जब से पौंग डैम बना है तब से विस्थापन का दर्द झेल रहे लोगों को अब तक अपना हक नहीं मिल पाया है और वो अब भी दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। वहीं उपायुक्त का कहना है कि इन लोगों की मांगों को लेकर सरकार और इन लोगों को जवाब भेज दिया गया है। और लड़की वालों का सिर जो है वो हमेशा के लिए झुका और हमें 7 दिन वो घुमाते रहे, उसके बाद हम नहीं। जब हम अंदर गए तो देखा ये कि मनोहर चावला जी बैठे हुए चौड़े होकर जैसे कि मीटिंग लेने वाले वो उसको प्रेजेंट। हमें आज 50 साल से राजस्थान में जो हमें अपने हक हकूक मिलने चाहिए थे वो आज दिन तक हमें नहीं मिले, उसके बारे में हमने ये आंदोलन शुरू किया है। तो ये आंदोलन कब तक यूं ही चलता रहेगा? जब तक अब सरकार हमारी बात नहीं मानती तब तक ये चलता ही रहेगा। अप्रैल 2014 में भूख हड़ताल की थी, उसमें फिर अंत में ये डिस्कशन हुई थी कि ये इनकी मीटिंग बुलाई जाएगी
तो डिप्टी कमिश्नर महोदय ने 4 जून को मीटिंग बुलाई थी, जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया और ये दोबारा सांकेतिक धरने पर रेगुलर बैठे हुए हैं। इनकी जो इन्होंने डिमांड चार्टर दिया था उसका रिप्लाई सरकार को और इस कमेटी को भेज दिया गया है। और अब बात कल पेश होने वाले आम बजट की। अच्छे दिन की उम्मीद ऊना के लोगों को भी है। वित्त मंत्री गुरुवार को अपना पहला आम बजट पेश करेंगे, तो लोगों को उम्मीद है कि मोदी सरकार जिन वादों को करके चुनाव जीती थी उन्हें इस बजट के दौरान जरूर पूरा करेगी। गुरुवार को पेश होने वाले बजट पर अगर सबसे ज़्यादा नज़र है तो वो है सरकारी कर्मचारियों के लिए इनकम टैक्स का दायरा कितना बढ़ाया जाता है। ऊना में लोगों की क्या उम्मीदें हैं, आइए सुनते हैं। हमें आशा है कि मतलब युवाओं के बारे में कुछ ना कुछ ये तोहफा जरूर आएगी, क्योंकि जैसे कल रेल के बजट में कि इतनी ट्रेनें बनेंगी, इतनी सारे करेंगे, क्योंकि जब प्रोडक्शन होगी ऐसी इंडस्ट्री लगेगी तो उसी में तभी एम्प्लॉयमेंट की संभावना है। तो इसलिए हमें तो पूरी उम्मीद है कि ये अलग बात है, क्योंकि जो एक ढांचा बिल्कुल बिगड़ चुका है उसको पटरी में लाने के लिए मली सरकार को समय तो देना पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि कम से कम जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो स्पेशल कैटेगरीज़ हैं, जैसे महिलाएं हैं, विकलांग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, और इन सब के लिए जो इनकम टैक्स का स्लैब है वो बढ़ाना चाहिए। आम बजट से हमें ही नहीं बल्कि देश को बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि मोदी सरकार जब आई थी तो महंगाई दूर करने का नारा देकर आई थी। हम चाहते हैं कि बाहर से जो सामान आता है उस पर जो है टैक्स बेशक बढ़ा दिया जाए, जो यहाँ पे बनता है सामान उस पर टैक्स कम किया जाए, ताकि महंगाई को ये दूर किया जा सके। महंगाई कम होगी, टैक्स की जो स्लैब है उसमें परिवर्तन होगा, टैक्स की जो मियाद है वो बढ़ेगी। ऐसा काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं और आम नागरिक, आम लोग चाहते हैं कि ये जो बजट है ये बजट जनहित में होना चाहिए, लोक हित में होना चाहिए। रोहडू में अपनी 20 सूत्रीय कार्यक्रम को लेकर एसडीएम कार्यालय में एक बैठक की गई। इस बैठक की अध्यक्षता मोहन लाल ब्राक्टा ने की। बैठक में गरीबी हटाओ, जनभक्ति, किसान मित्र, सबके लिए आवाज़ जैसे मुद्दों पर चर्चा की। तो ये बैठक रोहडू में एसडीएम कार्यालय में आयोजित की गई। रोहडू में अपनी 20 सूत्रीय कार्यक्रम को लेकर एसडीएम कार्यालय में एक बैठक की गई। इस बैठक की अध्यक्षता विधायक मोहन लाल ब्राक्टा ने की। बैठक में गरीबी हटाओ, जनभक्ति, किसान मित्र, सबके लिए आवाज़ जैसे मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। हर बार की तरह इस बार भी रमजान महीने में हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भी मौजूद थे। इस दौरान नमाज की अदायगी के साथ साथ 2 लोगों को हज पर रवाना किया गया। मेले में पहुंचे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सबको रमजान की शुभकामनाएं देते हुए सभी धर्मों के लोगों से एकजुटता की भावना से चलने का आह्वान किया। वहीं इस खास मौके पर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ख्वाजा खलीलुल्लाह ने देशवासियों को रमजान के पावन महीने की शुभकामनाएं देते हुए सबसे मिलजुल कर रहने का आह्वान किया। ये महीना जो है रमज़ान का बहुत पवित्र महीना है और हमारे सारे जो मुस्लिम भाई हैं, बहनें हैं, इसको बड़े इबादत के साथ इसको मनाते हैं और हम भी इसमें शरीक होते हैं। ख्वाजा साहब जो हमें हर साल इस जश्न में बुलाते हैं। सबसे पहले मैं रमज़ान के महीने की देश और प्रदेश को सबको मुबारकबाद देता हूँ कि ये देश में और सारी दुनिया में रमज़ान का एक पवित्र महीना है जो सिर्फ इबादत के लिए होता है। इबादत करना है, नमाज, रोज़ा और कुरान खानी और नेक काम करने के लिए, और आपस में हिंदू मुस्लिम के भाईचारगी के लिए भी काम करना है। बीबीएन दून विधानसभा क्षेत्र के एक नेता दर्शन सैनी पर हरिजनों ने उनकी भूमि पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। शिकायत के मुताबिक नेता ने गरीब हरिजनों को धमकाने की कोशिश की और उन्हें वहां से हटाने के लिए कहा।
बताया जा रहा है कि दर्शन सैनी नाम के इस नेता ने अपने रसूख का इस्तेमाल करके मंगलवार को दलितों की चकोता भूमि पर ट्रैक्टर चला दिया। ये जमीन सरकार ने कई दशकों पहले भूमिहीन किसानों को कृषि करने के लिए दी थी। चकोता भूमि धारकों ने एसडीएम नालागढ़ ललित जैन को इसकी लिखित शिकायत भेजी और नेता द्वारा इस जमीन पर जबरन कृषि कार्य को बंद करने की मांग भी उठाई। एसडीएम ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए तहसीलदार बद्दी केशव राम को डिमार्केशन का आदेश जारी कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ नैना देवी मंदिर में गुप्त नवरात्रों के खास मौके पर जहां बाहरी राज्यों से लाखों श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन किए, तो इन श्रद्धालुओं में एक श्रद्धालु ऐसे भी हैं जिन्होंने मां नैना देवी के चरणों में 80 किलो चांदी का चढ़ावा चढ़ाया। हिमाचल प्रदेश के सभी शक्तिपीठों में जहां गुप्त नवरात्रों के चलते भक्ति की लहर दिखाई दे रही है, वहीं अंतिम गुप्त नवरात्र के मौके पर शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखते बन रही है। शक्तिपीठ नैना देवी में गुप्त नवरात्रों के मौके पर लगभग 5 लाख श्रद्धालुओं ने मां नैना देवी के दर्शन किए। वहीं बात करें एक ऐसे श्रद्धालु की जिसने मां नैना देवी के चरणों में 80 किलो चांदी का चढ़ावा चढ़ाया है। ये श्रद्धालु पंजाब का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं श्रद्धालु द्वारा माता नैना देवी के मुख्य द्वार पर चढ़ाए गए 80 किलो चांदी का बाजारी मूल्य लगभग 39 लाख रुपए है, जिसके चलते मां के दरबार का मुख्य गेट भी पीतल की जगह चांदी का बन गया है। बेहद हर्ष का विषय है कि पंजाब के समराला से एक श्रद्धालु के द्वारा 80 किलो चांदी का ये गेट माता नैना देवी को समर्पित किया गया है। अपने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और इसके साथ साथ मंदिर का भी चौमुखी विकास होगा। श्रद्धालु द्वारा चढ़ावे के रूप में दी गई चांदी के इस भव्य द्वार पर कारीगिरी भी खूब की गई है, जहां पर इस द्वार के सबसे ऊपर भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति बनाई गई है, तो वहीं बीच में भगवान सूर्यदेव और शेरावाली मां का शेर विराजमान है। द्वार के निचले हिस्से में मां के द्वारपाल विराजमान है। पंजाब के श्रद्धालु ने अब तक नैना देवी मंदिर में 1 क्विंटल 50 किलो के करीब चांदी चढ़ाई है। इससे पहले भी ये पंजाबी भक्त मां नैना देवी के दरबार में एक चांदी का बॉक्स, 3 जोड़ी चांदी चढ़े दरवाजे दान कर चुका है। पंजाब के श्रद्धालु द्वारा एक भव्य सुंदर माता का गेट दिया गया है, जिसे उन्होंने कल मंदिर में स्थापित किया। विधिवत पूजा अर्चना के बाद इस पंजाब के श्रद्धालुओं द्वारा माता नैना देवी में इससे पहले भी 3 दरवाजे दान में चांदी के द्वारा जो उनमें चांदी मड़ी हुई है दिए गए हैं। ऐसा करने से मंदिर का जो है वो स्वरूप भव्य हुआ है और जो पहले गेट यहाँ लगा हुआ था वो पीतल का था और उसके बदले में ये चांदी का गेट अब लगाया गया है। मां नैना देवी के खजाने की बात करें तो दानियों की नकदी के साथ साथ सोना और चांदी भी दिल खोलकर दान किया गया है और इसमें ज्यादातर दानी श्रद्धालु पंजाब और हरियाणा के हैं। बिलासपुर से विजय भारद्वाज के साथ विवेक शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज। तो हिमाचल बुलेटिन में आज बस इतना ही, लेकिन आपसे कल फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।